हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ई रूपी क्या है, सरकार को इसके लाने की क्या वजह रही है और ई रूपी और डिजिटल रूपी में क्या अंतर है, इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो मित्रों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि जो ई रूपी है ये क्या है। जो ई रूपी है वो करेंसी का डिजिटल रूप है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये दो तरह की होती है। पहली है सीबीडीसी होलसेल और दूसरी है सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी का मैं अर्थ आपको बता दूं, जो सीबीडीसी होता है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल के रूप में, और इसकी वैल्यू मित्रों जो इसकी वैल्यू होती है वो भी जो आपकी मौजूदा जो करेंसी उसके बराबर ही होगी। इसकी फिजिकल करेंसी की तरह ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ई रूपी को मोबाइल वॉलेट में रखा जा सकता है। इसे रखने के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं होती। तो मित्रों, मैंने आपको बता दिया, जो ई रूपी है वो भी एक प्रकार से डिजिटल करेंसी है और ये दो प्रकार से होता है का होगा। एक तो कौन सा, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। सीबीडीसी का अर्थ होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो मित्रों, आपके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहेंगे, जो ई रूपी यूपीआई से कैसे अलग है और ई रूपी को लाने की सरकार की क्या वजह रही, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अब मित्रों, ई रूपी ट्रांजैक्शन यूपीआई से कैसे अलग होता है इसको बारे में जान लेते हैं अपन। तो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए, ये उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके लिए या तो हमें खुद फिजिकल करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा या फिर कहीं से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाने होंगे। इसका मतलब है कि आप किसी न किसी प्रकार से आपको फिजिकल करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट तो करना ही होगा। लेकिन ई रूपी आने के बाद में आपको एक बार भी फिजिकल करेंसी को अकाउंट में नहीं डालना होगा। कहने का मतलब है, आप जब भी यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट में पैसा तभी होगा जब आप बैंक में जाके पैसा जमा कराओगे या किसी के आपके अकाउंट से आपके यूपीआई पेमेंट के अंदर आप पैसे ट्रांसफर करो, तो उसको भी फिजिकल करेंसी तो जमा करवानी होगी बैंक में जाकर। लेकिन ई रूपी आने के बाद में आपको कोई भी फिजिकल करेंसी जमा कराने की अकाउंट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका ई रूपी। कैसे अलग हो जाएगा, किससे, यूपीआई से। तो ये हो जाएगा ई रूपी यूपीआई से अलग हो जाएगा। ई रूपी ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई किसी फिजिकल करेंसी की जगह सीधे आपके डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब है कि आप जिस तरह से अपने पॉकेट में नोट रखते हैं उसी जगह में वॉलेट में आप ई रूपी रखेंगे। एक दूसरे को पेमेंट कर सकेंगे। डिजिटल वॉलेट बैंक द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसकी पूरी प्रोसेस क्या होगी, आने वाले दिनों में आपको इसके जब भी लॉन्च होगा उसके बारे में आपको सारी चीज़ साफ जानकारी आपको मिल जाएगी या आपको जब वो पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये एक प्रकार से जो ई रूपी है वो बैंक द्वारा ही दिया जाएगा, लेकिन ये इसका संबंध आप जैसे अभी जो यूज कर रहे हो फिजिकल करेंसी उसी प्रकार से ये आपको ई रूपी बैंक द्वारा जाएगा। इसके अंदर बैंक की जरूरत नहीं होगी किसी प्रकार से। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ई रूपी, इस ई रूपी को लाने की क्या वजह रही है, सरकार की क्या जरूरत है कि ई रूपी को लेकर आए। ये रुपए के मौजूदा डिजिटल स्वरूप की जगह नहीं लेगा, बल्कि लेन देन का एक और माध्यम उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब है, जो आपका जो डिजिटल जो पेमेंट है उसकी जगह नहीं लेने का मतलब एक और माध्यम, एक और आपको अपॉर्चुनिटी या एक और आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप इससे भी कर सकें और इससे भी कर सकें। जैसे आपके पास अभी वर्तमान में फिजिकल करेंसी है, यूपीआई है, तो एक और ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ई रूपी। तो आरबीआई का मानना है कि ई रूपी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, नगद अर्थव्यवस्था को घटाने का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी, लेन देन की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी, पेमेंट सिस्टम और अधिक प्रभावी होगा। तो इसके ये महत्वपूर्ण कारण थी, ये महत्वपूर्ण वजह थी। इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि वो एक और आपको ऑप्शन प्रदान करे और ई रूपी ला सके। तो ये जो ई रूपी है, ई रूपी जो आपका जो पहले का जो पेमेंट सिस्टम है वो खत्म नहीं होगा, मतलब कहने का मतलब उसकी जगह नहीं, एक और नया ऑप्शन है आपके पास में ई रूपी। तो आपको समझ में आ गया हो कि जो ई रूपी लाने की जो सरकार के पास जो वजह थी वो ये मुख्य वजह, इस कारण से सरकार ने ई रूपी लाने का फैसला लिया।
मित्रों, आपके मन में ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा होगा जो ई रुपये वो अन्य जो यूपीआई पेमेंट्स है उससे अच्छा है या नहीं है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कि मान लीजिए कि आप एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय ई रुपये से लेन देन करते हैं, तो उसमें कैश को हैंड ओवर करते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं रह जाती है। इसमें पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज़्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा, और यूपीआई सिस्टम में बैंक मीडिएटर की तरह काम करता है, इसलिए सेटलमेंट की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अच्छा कौन है। तो एक तरह से अच्छा क्या है, ई रुपये अच्छा है इसके अंदर से। मित्रों, ई रुपये की जो एक और अच्छा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बिना इंटरनेट के काम करेगा। अब जैसे यूपीआई इंटरनेट के थ्रू काम करता है और बिना इंटरनेट के थ्रू भी काम कर लेता है, लेकिन इसके अंदर जो मेन खासियत बात होगी ई रुपये के अंदर, ये बिना इंटरनेट के काम करेगा। तो ई रुपये बिना इंटरनेट के काम करेगा। इसके अलावा डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लेन देन में की लागत कम हो जाएगी। जैसे आपको मैं उदाहरण से बता दूं, यूएई में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूदा अपने रिश्तेदारों को आसानी से बिना शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक और फायदा। सरकार के द्वारा ई रुपये को मार्केट में लाने का एक और उद्देश्य था या एक और पर्पस था, एक और क्या कारण था, वो कारण मैं आपको बता देता हूँ। 100 का नोट छापने में जो एक नोट है, सरकार को 100 रुपये का नोट छापने में उनके अंदर 15 से 17 रुपये का खर्च आ जाता है सरकार को। तो इस वजह से आरबीआई के अनुसार भारत में 100 रुपये के नोट को प्रिंट करने में 15 से 17 रुपये खर्च आता है। तो एक करेंसी या नोट अधिकतम 4 साल तक चलता है। तो केंद्रीय बैंक को नए नोट छापने होते हैं जिसके कीमत हजारों करोड़ों रुपए में होते हैं। तो वित्त वर्ष 21-22 में ही आरबीआई ने 4.19 लाख अतिरिक्त नोट छापे थे जिनकी कीमत हजारों करोड़ों रुपए में थी। तो डिजिटल करेंसी की जो लागत है वो भी क्या हो जाएगी, शून्य। तो एक प्रकार से इसके अंदर जो छपाई के अंदर भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सरकार को जो ये जो पैसा है वो देश के हित में ही काम आएगा, तो लागत भी शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मित्रों, ई रुपये और रुपये इन दोनों के अंदर जो मेन जो मुख्य अंतर है, उन अंतर को मैं एक बार आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो रुपये और ई रुपये के अंदर अपन जो मुख्य अंतर है उनको देख लेते हैं एक बार। ये तो एक तरफ जैसे मैंने चार्ट के रूप में बना कर दे दूंगा, एक तरफ पर रुपये ले लेते हैं और एक तरफ ई रुपये ले लेते हैं। तो जो रुपये है उसके अंदर ये फिजिकल फॉर्म में होता है, जो डिजिटल है जो ई रुपये ये डिजिटल फॉर्म में होता है। और जो रुपए हैं इसको जारी करने के लिए छपाई करनी पड़ती है, जो लेकिन जो ई रुपये इसकी छपाई की कोई इसमें झंझट नहीं है। 100 रुपये का नोट छापने में सरकार को 15-17 रुपये का खर्च आता है, लेकिन ई रुपये इसकी छपाई की तुलना में बहुत कम है। मतलब कहने का मतलब खर्च तो आएगा लेकिन बहुत कम आएगा छपाई की तुलना में खर्च। जो रुपए है उसके अंदर फटने या खराब होने की संभावना होती है, लेकिन जो ई रुपये इसके में फटने या खराब होने की संभावना बिल्कुल या नाम मात्र भी नहीं है। जो रुपया है उसके चोरी होने का खतरा है, जबकि जो ई रुपये उसमें चोरी होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। नोट के नकली होने का डर है, लेकिन जो ई रुपये इसके नकली होने का कोई भी डर नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपको ये जो मुख्य अंतर है ये आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। मित्रों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।